तो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती 2025 में मूल विधि और संविधान के जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में या पूछे गए हैं, उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो बने रहेगा सेशन में, वीडियो को पूरा देखी जाएगा, ठीक है। तो चैनल एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने जो है लगभग 20 प्रश्नों को देखा था। आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम लोग 21वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है कि दोहरे कराधान से राहत किस अध्याय में दिया गया है? अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 9 क और अध्याय 10। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी दोहरे कराधान से राहत जो है ये किस में दिया गया है? तो अध्याय 9 में दिया गया है ना। अध्याय 9 में क्या क्या हो सकता है? तो इसमें देखिए लिखा है दोहरे कराधान से राहत अध्याय 9 से में उपबंधित है। इस अध्याय में 3 धाराएं हैं, 90, 90 क और 91, है ना। तो इसमें 3 धाराएं हैं, 90, 90 क और 91, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो आयकर अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि है 1 अप्रैल 1962, 30 जनवरी 1961, 30 जनवरी 1962, 1 अप्रैल 1962। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आयकर अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि क्या होती थी? ये जो है 1 अप्रैल 1962 होती है, ठीक है। चलिए देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। आयकर अधिनियम की धारा एक संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ के लिए अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में ये जो है प्रवर्तनीय है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट जो देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है कि LIC प्रीमियम के भुगतान का दावा आयकर अधिनियम की के तहत कटौती के रूप में किया जा सकता है। धारा 80D, धारा 80DD, धारा 80C, धारा 80CC। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी धारा 80C के अंतर्गत जो है जो LIC प्रीमियम होता है इसके तहत जो है कटौती के रूप में किया जाता है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं APSI 21 नवंबर 2021 में जो है इसको पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसमें जो देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस जो ध्यान से लिखा है, LIC प्रीमियम के भुगतान का दावा आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के रूप में किया जा सकता है ना। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 24 जो प्रश्न लिखा है, किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की के तहत कटौती योग्य है। धारा 80E, धारा 80D, धारा 80C और धारा 80G। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी धारा 80G के अंतर्गत जो है इसमें कटौती की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के अनुसार कुछ निर्धारित राहत कोषों और जनहित में काम करने वाली संस्थाओं व सामाजिक संगठन को दिए गए दान पर छूट मिलती है। कोई कोई भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या अन्य किसी श्रेणी का करदाता इस कर कटौती का फायदा ले सकता है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो 25वां जो प्रश्न लिखा है, आयकर अधिनियम के अधीन रिबेट संबंधित राहत किस अध्याय के अधीन प्रदान की जाती है? अध्याय 4, अध्याय 3, अध्याय 5, अध्याय 8। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अध्याय 8 जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस जो ध्यान से लिखा है। आयकर अधिनियम की धाराएं 87 से 89 तक अध्याय 8 में रिबेट संबंधित राहत कार्य का क्या करती है तो उपबंध करती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 26। आयकर कानून के तहत एक निवासी व्यक्ति को पूरे वर्ष के दौरान भारत में निवासी और आमतौर पर निवासी तब माना जाएगा अगर वह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा करता है। किसको किसको पूरा करना चाहिए? तो इसमें जो लिखा है, क्या लिखा है? तो पी लिखा है कि वह संबद्ध वर्ग से तत्काल पहले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए भारत में निवासी है। संबद्ध वर्ष से तत्काल पहले 7 वर्ष के दौरान भारत में उसका प्रवास 730 दिनों या उससे अधिक के लिए। ए लिखा है पी लेकिन क्यू नहीं, पी और क्यू दोनों, या तो पी या तो क्यू। और डी लिखा है क्यू लेकिन पी नहीं, है ना। तो इसमें उसको उत्तर बताना है फ्रेंड्स, से भी परीक्षा में आता है। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पी और क्यू। बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पी और क्यू इसका क्या है
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयकर कानून के तहत एक निवासी व्यक्ति को पूरे वर्ष के दौरान भारत में निवासी कब माना जाएगा वह जब वह संबद्ध वर्ष के तत्काल पहले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए भारत में निवासी हो तथा संबद्ध वर्ष से काल तत्काल 7 वर्ष के दौरान भारत में उसका प्रवास 730 दिन या उससे अधिक के लिए हो। अतः विकल्प इसका भी जो है सत्य है। ठीक है, आगे 27 जो प्रश्न लिखा है आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी है? 30 सितंबर है, 30 नवंबर है, 31 अगस्त है और 31 जुलाई। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका है क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 30 सितंबर जो है इसकी क्या है तो नियत तारीख है। ठीक है, आगे देख भी सकते हम लोग इसके बारे में आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख जो होती है 30 सितंबर है। क्या है 30 सितंबर है। ठीक है, आगे 28वां आयकर प्राधिकारियों का वर्ग किस धारा में दिया गया है? 116 में, 115 में, 117 में, 118 में। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 116 में जो है इसको दिया गया है। ठीक है, आगे देख भी सकते हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है आयकर अधिनियम की धारा 116 आयकर प्राधिकारियों के वर्ग से संबंधित है। इनके वर्ग निम्नलिखित हैं: केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, प्रधान महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त, महानिदेशक या आयुक्त। और गौ की बात करेंगे तो गौ में भी क्या क्या है तो गौ लिखा है निदेशक या आयुक्त, आयकर अधिकारी, कर वसूली अधिकारी, आयकर निरीक्षक। और इसमें और भी दिया है उपवर्ग महानिदेशक तथा आयुक्त व निदेशक कई उपवर्गों तथा प्रधान अपर संयुक्त भी इसमें भी बटे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं 29 जो लिखा है यह दर्शाता है कि यह भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। फॉर्म 12, फॉर्म 26 AS, फॉर्म 16 और फॉर्म जो है इसमें फॉर्म 16A लिखा है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी फॉर्म 26 AS जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस जो लिखा है फॉर्म 26 AS यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। फॉर्म 26 AS करदाता का वार्षिक टैक्स स्टेटमेंट है। करदाता अपने पैन नंबर की सहायता से इससे इनकम टैक्स की वेबसाइट से क्या कर सकता है तो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं 30 जो लिखा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। वर्ष 1955, वर्ष 1988, वर्ष 1986, वर्ष 1950। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1988 जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस जो ध्यान से लिखा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष 1988 में पारित किया गया है। इस अधिनियम को 9 सितंबर 1988 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है भ्रष्टाचार निवारण संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करना है ना। तो इसका जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 31 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अधिनियम के अधीन अपराधों की विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति बैंककार बहियों के अवलोकन का अधिकार किस धारा के अंतर्गत वर्णित किया गया है? धारा 2 और 3, धारा 3 और 4, धारा 7 और 8, धारा 17 और 18। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी धारा 17 और 18 जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख भी सकते हम लोग इसके बारे में डिस्कस जो ध्यान से लिखा है। इसमें जो लिखा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत धारा 17 में अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति तथा धारा 18 में बैंककार पहियों के निरीक्षण की शक्ति में संबंधित प्रावधान दिया गया है ना। तो इसमें सब दिया गया है। ठीक है, आगे 32 की बात करेंगे तो 32 जो लिखा है भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न में से किनको है? राजपत्रित अधिकारी, अराजपत्रित अधिकारी, उपयुक्त दोनों, शासकीय अधिवक्ता, है ना। तो इसमें कौन है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी राजपत्रित अधिकारी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस जो ध्यान से लिखा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 के अंतर्गत
भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार राजपत्रित अधिकारी को है ना, तो किसको है, तो राजपत्रित अधिकारी को है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 33। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृत किया जाना आवश्यक है? धारा 5, धारा 15, धारा 18, धारा 19। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी धारा 19 के अंतर्गत ये सब होता है, स्वीकृत किया जाना जो है आवश्यक है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं इसके बारे में, जो इसको ध्यान से लिखा है। भ्रष्टाचार निवारण की धारा 19 के अंतर्गत लोक सेवक पर अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने हेतु अभियोजन के लिए समुचित सरकार यथा केंद्रित या राज्य से पूर्व मंजूरी का होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे जो हमारा 34 प्रश्न है, यानी 34वां प्रश्न देखिए ध्यान से जो लिखा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड की क्या व्यवस्था है? कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष और आर्थिक दंड, 2 वर्ष का सश्रम कारावास, 1 वर्ष का सश्रम कारावास, आर्थिक दंड। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष और आर्थिक दंड का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे चलिए देखिए इसमें जो लिखा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन दुष्प्रेरणा के लिए दंड का प्रावधान है। संशोधन अधिनियम 2014 में इसके दंड की वृद्धि की गई है, अतः विकल्प जो ए हमारा क्या है, तो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत जुर्माने को नियत करने के लिए विचार में लिए जाने वाले विषय किस धारा में वर्णित किया गया है? धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 17। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी धारा 16 जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसमें जो इसके बारे में क्या लिखा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 16 में जुर्माना नियत करने के विषय को दिया गया है। इसमें अपराध करके प्राप्त संपत्ति भी क्या है, तो इसमें शामिल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 36 जो लिखा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार धारा 3 के अनुसार किसको है? केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को है, ए और बी दोनों को है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ए और बी जो है दोनों को है। ठीक है, आगे जो हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखिए ध्यान से जो लिखा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार दोनों को विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने का क्या है, तो अधिकार है। ठीक है, आगे जो हम लोग बात करते हैं तो 37। वागीश ने रविंद्र से कहा है कि वह उसके भतीजे को नौकरी दिलवा देगा, लेकिन लोभित को देने के लिए 1 लाख रुपये दे दे। वागीश ने किस धारा में अपराध किया है? धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी धारा 8 जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख भी सकते हम लोग इसके बारे में, जिससे जो ध्यान से लिखा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत किसी लोक सेवक को रिश्वत देना क्या है, तो अपराध है ना। आगे जो हम लोग बात करते हैं 38 जो लिखा है, सेना, नौसेना और वायुसेना अथवा अन्य का विधि प्रभावित न होना अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 20 में, धारा 22 में, धारा 25 में, धारा 27 में, है ना। तो इसका उत्तर कौन है? तो इसका उत्तर जो हमारा कौन है, तो सी जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो लिखा है ध्यान से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 25 सेना, जल सेना, वायुसेना या अन्य का विधि प्रभावित न होना उपबंधित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो 39वां प्रश्न लिखा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अधिनियमन संख्यांक है 10 है, 20 है, 37 है, 49 है ना। तो जो 1988 का अधिनियमन संख्या कितना है, तो ऑप्शन नंबर डी 49 जो है इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसमें जो लिखा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 सितंबर 1988 को प्राप्त हुई है। इस अधिनियम का संख्या क्या है, तो 49 है। कितना है, तो 49। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा इसमें जो लिखा है 40वां जो लिखा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का कब अधिनियमित हुआ है? 9 अगस्त 1988, 10 अक्टूबर 1988, 9 सितंबर 1988, 10 दिसंबर 1987। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 9 सितंबर 1988 जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो डिस्कस लिखा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 सितंबर 1988 को प्राप्त हुई है।
राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही अधिनियम को अधिनियमित माना जाता है। ठीक है, आगे 41 जो इसमें लिखा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की उपबंध प्रवर्तनीय है संपूर्ण भारत में, भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर, जम्मू कश्मीर के सिवा। विकल्प ए और बी। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी संपूर्ण भारत पर और भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर जो है इसका प्रभाव है। ठीक है, आप इसमें चाहेंगे तो देख भी सकते हैं कि जो है जम्मू कश्मीर कब जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का प्रवर्तन 31 अक्टूबर 2019 से हो गया है और इस तिथि को जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी लागू हो गया है। पहले से यह जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत तथा भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर ही जो है लागू था। ठीक है, आगे जो हम लोग बात करते हैं तो 42वां, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहायक न्यायाधीश, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो लिखा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 के अनुसार विशेष न्यायाधीश वही नियुक्त किए जा सकते हैं जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश है। सेशन न्यायाधीश को ही सत्र न्यायाधीश तथा अपर सेशन न्यायाधीश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे जो हमारा 43 जो लिखा है, वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1948, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1917, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, भ्रष्टाचार अधिनियम 1999। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, अब तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं कि डिस्कस में क्या लिखा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार को प्रावधानित किया गया है। इस धारा के अनुसार इस अधिनियम को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कहा गया है, अतः इसका जो विकल्प है सी सही है। ठीक है, आगे 44 जो लिखा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार होगा संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर और भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिक पर, संपूर्ण भारत पर सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य और जनजातीय क्षेत्र पर, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा तो सी इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण भारत पर और भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों पर ये लागू होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग देख भी सकते हैं कि इसका डिस्कस जो ध्यान से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर तथा भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों पर है। ठीक है, आगे 45 जो लिखा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विभाजित है 20 अध्यायों एवं 31 धाराओं में, 6 अध्यायों और 31 धाराओं में, 4 अध्यायों और 17 धाराओं में, 5 अध्यायों और 20 धाराओं में। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अध्यायों और 31 धाराओं में जो है ये जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है डिवाइड है। ठीक है, आप इसमें चाहेंगे तो देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस जो ध्यान से लिखा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 5 अध्याय हैं, कुल जो है 31 धाराओं का क्या है तो समावेश किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, और लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।